हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के गुणों की। कार्बोक्सिलिक अम्ल एलिफेटिक वाले भी और एरोमेटिक वाले भी, माने एरोमेटिक अम्लों की बात भी करेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो एलिफेटिक होते हैं उनकी भी बात करेंगे। भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो भौतिक अवस्था सबसे पहले आती है, आप इसे नोट कर सकते हैं। भौतिक अवस्था जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रथम 3 सदस्य हैं, बात करें तो फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। ये तीनों सदस्य देखने में आता है, इनमें एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है, रंगहीन होती है, ये इसकी भौतिक अवस्था रहती है और द्रव होते हैं। ठीक है, 3 बात बताई, रंगहीन होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं और द्रव होते हैं। उसके बाद जो अन्य 3 सदस्य हैं, उसके बाद के अन्य 3 सदस्य भी हम देखते हैं तो रंगहीन है, लेकिन उनमें दुर्गंध आती है। क्या आती है? दुर्गंध आती है और मोम जैसे, तेल जैसे, मोम जैसे नहीं, तेल जैसे द्रव वाले होते हैं। और अगर उच्च सदस्यों की बात करें तो इसके जो उच्च सदस्य हैं, माने 6 कार्बन के बाद वाले जो अम्ल हैं, वे हमारे रंगहीन हैं, गंधहीन हैं, इनमें गंध भी नहीं होती और मोम जैसे ठोस होते हैं। अगर हम बेंजोइक अम्ल की बात करें जो एक एरोमेटिक अम्ल है, तो वह हमारा रंगहीन है और उसके अंदर गंध आती है एक विशेष प्रकार की। ठीक है, कड़वे बादाम जैसी गंध लगभग उसकी रहती है और कैसा है? द्रव है। तो ये बात हो गई हमारी भौतिक अवस्था की। इसके बाद बाकी है बात हमारी क्वथनांक की। क्वथनांक जो होता है वह इस बात पे निर्भर करता है कि उसका अनुभार क्या है। जैसे जैसे उसके अनुभार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन अम्लों के क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो अनुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ते हैं। तीसरी बात है विलेयता। विलेयता निर्भर करेगा हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पर। जो हमारे अम्ल होते हैं वे आसानी से जल में घुल जाते हैं और आसानी से जल में घुलने का कारण है कि जो सिंगल बॉन्ड COOH, जिसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH समूह जो है वह हाइड्रोजन बंध बनाता है। लेकिन इसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे हम देखते हैं विलेयता घटती जाती है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग कैसा होता है? जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है। इसलिए हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है और विलेयता भी घटती जाती है। तो दोस्तों, ये बात हो गई हमारी भौतिक गुणों की। आशा करता हूँ आपने ये नोट भी कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक वे जिनमें COOH समूह का हाइड्रोजन वाला बंध टूटेगा, जो COOH में आप देख रहे हैं H वाला बंध टूटेगा। एक वे जिनमें C और O के बीच में जो बंध है वह बंध टूटेगा, अर्थात OH समूह अलग होगा। और एक वे जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह काम आएगा पूरा। और एक वे जो इसमें R होता है, एल्किल समूह की क्रिया देगा। और जो एरोमेटिक यौगिक हैं उनमें बेंजीन रिंग की क्रियाएं किस प्रकार से होंगी। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वे क्रियाएं, हेडिंग डाल लेंगे आप, वे क्रियाएं जिनमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H बंध टूटता है। और H को आप इस तरह डॉटेड दिखाएंगे जिससे आपको पता लग जाए कि यहाँ जो ये बंध है, थोड़ा इसमें मिस्टेक रह गई, O और H के बीच में बंध है, ये बंध टूटेगा।
O सिंगल बॉन्ड H बंध टूटता है। तो पहली क्रिया हम इसमें देखेंगे सोडियम धातु के साथ क्रिया। वास्तव में ये जो क्रियाएं हैं ये OH, देखिए इस बात को, OH बंध टूटने वाला है। तो OH बंध टूटने का मतलब है ये प्रोटॉन मुक्त होगा, और प्रोटॉन मुक्त होने का मतलब है अम्लीय क्रिया, जो अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। तो पहली क्रिया लेंगे हम इसमें सोडियम धातु से क्रिया, हेडिंग डाल लेंगे सोडियम धातु से क्रिया। तो जब हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो दोस्तों H टूट जाता है और उसकी जगह सोडियम आ जाता है, और यह हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है और सोडियम लवण बनते हैं। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन मुक्त होती है और सोडियम लवण बनते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये RCOOH है। अगर हम 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे 2Na, तो ये हो जाएगा 2RCOONA प्लस H2। यहाँ हम कोई भी अम्ल ले लें, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर्मिक अम्ल 2HCOOH प्लस 2Na, बिल्कुल सेम रिएक्शन चलेंगी, 2 सोडियम फॉर्मेट प्लस हाइड्रोजन मुक्त। अगर हम यहाँ एसिटिक अम्ल ले लेंगे CH3COOH प्लस 2Na, तो हम देखेंगे 2CH3COONA सोडियम एसिटेट बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त। अगर हम इसमें बेंजोइक एसिड ले लेंगे प्लस 2Na इज इक्वल टू 2 सोडियम बेंजोएट प्लस हाइड्रोजन। तो ये हमारी सामान्य क्रिया है पहली वाली। इसी एक क्रिया को याद करके आप कोई भी अम्ल की क्रिया कर सकते हैं। प्रत्येक COOH वाली क्रिया में इसमें H रिप्लेस होगा सोडियम से, अर्थात O और H का बंध टूट जाएगा। तो हमने इसमें लिखा सोडियम धातु से क्रिया, हाइड्रोजन मुक्त होती है और सोडियम लवण बनते हैं। ये सोडियम लवण बनते चले गए। दूसरी क्रिया दिखाता हूं मैं आपको इसमें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। इसमें आप लिख देंगे सोडियम लवण बनते हैं। क्योंकि NaOH से क्रिया है, अगर ये क्रिया हम KOH से कराएं तो पोटेशियम लवण बन जाएंगे। तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। वैसे भी ये अम्ल और क्षार की क्रिया है, क्योंकि NaOH एक क्षार होता है और अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण ही बनाते हैं। तो ये हो जाएगा RCOOH प्लस NaOH इज इक्वल टू RCOONA 11 प्लस H2O। इस रिएक्शन को भी हम इस प्रकार से तीनों रिएक्शन लिख सकते हैं। फार्मिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, सोडियम फार्मेट बनेगा। एसिटिक अम्ल से सोडियम एसिटेट बनेगा। बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट बनेगा और जल मुक्त हो जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर हम ये सामान्य क्रिया याद रखेंगे तो ये क्रिया हो जाती है। अब सी क्रिया जो है हमारी वो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तथा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 से क्रिया। NaHCO3 से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट तथा NaHCO3 से क्रिया। ये क्रिया जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो ध्यान रखेंगे बच्चों, सनसनाहट के साथ, क्या लिखेंगे आप? सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। और जब सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलती है तो हमें निश्चित हो जाता है कि इस यौगिक के अंदर एक अम्ल समूह है COOH जिसे हम कहते हैं। तो ये क्रिया जब हम प्रैक्टिकल करते हैं या हमारे से कोई ये पूछ लेता है कि एक ऐसी क्रिया बताइए जिससे ये स्पष्ट हो कि यौगिक के अंदर अम्ल समूह है
सिंगल बॉन्ड COOH समूह है तो हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं। यह इसका वास्तव में समूह परीक्षण भी है। यह समूह परीक्षण भी है। ये आप नोट करेंगे और देखेंगे। मैं दोनों की एक एक क्रिया करूंगा आपको। RCOOH के 2 मॉलिक्यूल प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू 2 RCOONA प्लस H2O और ये प्लस CO2 सनसनाहट के साथ बाहर निकलेगी। अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे NaHCO3 तो RCOONA प्लस H2O प्लस CO2 ये बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्रिया सनसनाहट के साथ जब CO2 गैस निकलती है तो ये क्रिया इस बात को निर्भर करा देती है हमें कि इस क्रिया में सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है। तो ये क्रियाएं होगी दोस्तों किस चीज की? ये क्रियाएं हमारी हो गई हैं इस बात की कि यौगिक के अंदर कौन सा समूह उपस्थित रहता है? सिंगल बॉन्ड COOH है। और ये सभी क्रियाएं हमने जो पढ़ी वो O सिंगल बॉन्ड H बंध के टूटने की क्रियाएं थी। अब दूसरी तरह की क्रियाएं हैं जिनमें OH बंध पूरा रिप्लेस हो जाएगा, अर्थात C सिंगल बॉन्ड O वाला बंध टूटेगा। तो आप डाल देंगे हेडिंग नंबर 2, जिनमें C सिंगल बॉन्ड OH बंध टूटता है। यहाँ से देख कर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा है। यहाँ आप देख रहे हैं C और O के बीच में मैंने आपको बंध टूटता हुआ दिखा है। पहला क्रिया है एनहाइड्राइड का बनना। एनहाइड्राइड का बनना बता देते हैं आपको कैसे लिखेंगे। P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 की उपस्थिति में अम्ल के 2 अणु गर्म होकर एनहाइड्राइड बनाती है। एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिड से बना है, एसिड एनहाइड्राइड बना। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो एनहाइड्राइड होता है एनहाइड्रस से बना है। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीकरण। तो यहाँ आप देखेंगे दो अणु जब हम लेंगे तो एक जल का अणु ही बाहर निकलेगा। चूंकि इसमें पानी निकला है, यौगिक एनहाइड्रस हो गया है, इसलिए इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ये। एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। रिएक्शन कई बार पूछी जाती है। एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। नेक्स्ट क्रिया अगर आप देखें, एस्टरीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया ये भी रहती है। एस्टरीकरण, लेकिन इसमें तनु H2SO4 की उपस्थिति में अम्लों से क्रिया करके एल्कोहल एस्टर बनाते हैं, इसलिए इसे एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन में अम्ल की क्रिया RCOOH, अम्ल की क्रिया एल्कोहल के साथ, एक एल्कोहल लिया R-OH, यहाँ तनु H2SO4 और ये बन जाता है एस्टर प्लस H2O। अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया दें, बहुत पॉपुलर क्रिया, कई बार पूछी जाती है और कई बार आपको उदाहरणों में भी दी जाती है। एसिटिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल डाइल्यूट H2SO4, तो बनेगा आपका एथिल एसीटेट प्लस H2O। थोड़ा सा इसमें हमें परिवर्तन करना है। सांद्र H2SO4 लेंगे हम, इसमें हम डाइल्यूट नहीं लेंगे।
क्योंकि अगर डाइल्यूट लेते हैं तो एस्टर का जल अपघटन हो जाता है। तो जहाँ हमने आपको तन्व H2SO4 बताया है वहाँ इसमें आप सांद्र H2SO4 कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सांद्र H2SO4। क्योंकि तन्व H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया रिवर्स हो जाती है और उस क्रिया को हम एस्टर का जल अपघटन कहते हैं। SOCl2 अर्थात थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया एसिड क्लोराइड बनता है। देखें RCOOH प्लस SOCl2 इज इक्वल टू RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। अगर हम एसिटिक अम्ल के साथ करेंगे तो बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। अगर रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराते हैं इसी में PCl5 के साथ तो हमें बनेगा एल्किल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ही बनेगा, इसमें भी एसिड क्लोराइड बनता है। देखें RCOOH प्लस PCl5 इज इक्वल टू RCOCl प्लस POCl3 प्लस X। यहाँ भी अगर हम इस बार में बेंजोइक एसिड ले रहा हूँ C6H5COOH प्लस PCl5, ये बनाएगा बेंजोयल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस X। अमोनिया के साथ डालेंगे, अमोनिया के साथ अमोनियम लवण बनता है। अमोनियम लवण बनता है जो गर्म होकर एसिड एमाइड बनाता है। देखेंगे RCOOH प्लस NH3 RCOONH4 अमोनियम लवण, इसे गर्म करेंगे तो एसिड अमाइड RCONH2 और पानी बाहर। जैसे हमने एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराई, अमोनिया की क्रिया हुई तो ये CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट बना, गर्म होकर एसिटामाइड बनाता है। ऐसे ही अगर हम बेंजोइक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो अमोनियम बेंजोएट बनेगा और गर्म होकर बेंजोमाइड बनाएगा, बेंजेमाइड। अब तीसरे तरह की क्रियाएं हैं, ये वे क्रियाएं हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि जो COOH समूह होता है, माने कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, पूरा इसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसी पहली क्रिया है अपचयन। तीसरे नंबर की क्रिया में अपचयन। ये अपचयन दो तरीके का होता है, आप नोट कर लेंगे नंबर 1 डाल के। अपचयन में नंबर 1, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में LiAlH4 एक अपचायक है प्रबल,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्कोहल बनाते हैं। देखिए आप RCOOH प्लस 4 नवजात हाइड्रोजन LiAlH4 बनाएंगे एल्कोहल RCH2OH प्लस 1 पानी। दूसरा अगर हम देखें HI व लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लिखेंगे HI व लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं। यहां पे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, एल्केन बनाते हैं। देखें RCOOH प्लस 6 नवजात हाइड्रोजन और एरो पे हम देंगे HI व लाल P लाल फास्फोरस और ये हो जाएगा RH प्लस, देखिएगा ये RCH3 प्लस H2O 2 पानी। ठीक है, जैसे मान लो हमने एसिटिक अम्ल लिया, उसका चेंज किया तो एथेन बनेगा, एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2। ये अपचयन हुआ। इसमें बी पार्ट अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, वी कार्बोक्सिलीकरण क्रियाएं। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 बाहर निकलना, और CO2 बाहर निकलने के लिए वैसे तो हमें पहले इसका सोडियम लवण बनाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम लवण बनते हैं, जो सोडा लाइम के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन। इस प्रकार से हम इस क्रिया को देते हैं RCOOH प्लस NaOH इज इक्वल टू RCOONA प्लस H2O, फिर RCOONA। इस विधि से आप देखते होंगे मेथेन एथेन, जैसे सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ऐसे ही ये सोडा लाइम, ये सोडा NaOH और ये CaO लाइम, ये बन गया RH प्लस Na2CO3। इस क्रिया को हम दोनों को एक साथ ऐसे भी दिखा देते हैं कभी कभी, RCOOH और यहाँ लिख देते हैं हम सोडा लाइम NaOH और CaO, और इसी को RH प्लस CO2, क्योंकि इसमें CO2 निकल जाती है इसलिए वी कार्बोक्सिलीकरण क्रिया कहलाती है। तो R बदल के हम, अगर यहाँ CH3 है तो CH4 बन जाएगा, C2H5 है तो एथेन बन जाएगा, C6H5 है तो बेंजीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्रियाओं को कर सकते हैं। यह हो गई हमारी क्रियाएं वी कार्बोक्सिलीकरण। अब एक क्रिया होती है हमारी जो फार्मिक, अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो लवणों पर ताप का प्रभाव, ये भी हमारा सी पार्ट है इसका, लवण, लवणों पर ताप का प्रभाव। मैं इनकी केवल समीकरण आपको दिखाऊंगा, लिखते जाएंगे आप। पहला, एक सोडियम फॉर्मेट 360 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर रिएक्शन सोडियम ऑक्सलेट बनाता है, सोडियम ऑक्सलेट बनाता है, और ये रिएक्शन लिख देंगे पहले लिखकर पूरा, सोडियम ऑक्सलेट। दूसरी क्रिया, सोडियम फॉर्मेट की जगह हम अगर कैल्शियम फॉर्मेट ले लें तो कैल्शियम फॉर्मेट गर्म होकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। अगर हम इसी कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ भी गर्म कर दें, कैल्शियम एसीटेट दो लवण ले लें, कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म कर दें, तो हमें
एसिटल्डिहाइड बनेगी और 2 कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम केवल कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है CH3COCH3 प्लस CaCO3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको करते जाते हैं। यदि हमने कैल्शियम एसीटेट की जगह एरोमेटिक कैल्शियम बेंजोएट गर्म किया, कैल्शियम बेंजोएट गर्म होकर C6H5COCH6H5 बेंजोफिनोन बनाता है, फिनोन प्लस CaCO3। तो ये हमारा लवणों पर ताप का प्रभाव हो जाता है। इसके बाद आती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या करते हैं, अम्लों की सिल्वर लवण लेते हैं। अम्लों की सिल्वर लवण लिख लेंगे हुंस-डीकर अभिक्रिया में। हुंस-डीकर ये लिख रहा है, हुंस मैं दोबारा भी लिख देता हूं। हुंस-डीकर इंपॉर्टेंट क्रिया है, कई बार पूछी गई। हुंस-डीकर अभिक्रिया, अम्लों के सिल्वर लवण, नोट करेंगे, अम्लों के सिल्वर लवण कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके, अम्लों के सिल्वर लवण कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। देखेंगे क्रिया RCOOAG प्लस Br2 और किसकी उपस्थिति बताई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो RBr एल्किल ब्रोमाइड, AgBr और C, ये एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है। यदि यहाँ CH3 है तो मेथिल ब्रोमाइड, C2H5 है तो एथिल ब्रोमाइड, इस प्रकार से। और C6H5 है तो C6H5Br माने ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। अब हमारी क्रिया आती है एल्किल समूह की क्रिया, 4 नंबर। एल्किल समूह की एक ही विशेष क्रिया है जिसे HVZ, हेल वोल्हार्ड, वैज्ञानिकों के नाम है ये, जिलेंस्की क्रिया कहते हैं, HVZ। मेनली एसिटिक अम्ल में इस क्रिया को आपको दिखाऊंगा। क्लोरीन के साथ क्रिया करके लिख लेंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया करके एसिटिक अम्ल, मोनो एसिटिक अम्ल, सॉरी मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, कोमा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल तथा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनाता है। देखिए इस क्रिया में एल्किल समूह की क्रिया है, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक एक क्लोरीन से, ये देखिए, और ये बना CH2Cl COOH मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर क्लोरीन की क्रिया कर दी, फिर HCl बाहर, और ये बन गया डाइक्लोरो, 2 से क्लोरीन हो गई COOH डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर क्लोरीन से क्रिया कर दी, फिर एक HCl बाहर, और ये हो गया CCl3COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, HVZ अभिक्रिया। और फिर क्रिया है बेंजीन रिंग की क्रियाएं। देखिए बेंजीन रिंग की क्रियाएं मैं आपको दिखाता हूं। बेंजीन रिंग की 3 मुख्य क्रियाएं रहती हैं, वही हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। एक बेंजीन रिंग की मुख्य क्रिया अगर आपको ध्यान है तो होती है हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। तो बेंजीन रिंग की क्रियाएं, ये बेंजोइक एसिड पर देंगे क्योंकि उन्हीं में बेंजीन रिंग होता है। तीनों क्रियाएं हम आपके देखेंगे
तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक साथ लिख के दिखाऊंगा। बेंजोइक अम्ल, अगर हम इसका क्या करें, सबसे पहले हम इसका हेलोजनीकरण करें। क्लोरीन की क्रिया हेलोजन वाहक FeCl3 की उपस्थिति में कराने पर मेटाक्लोरो लिख लेंगे, मेटाक्लोरो, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, बेंजोइक एसिड बनता है। मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड बनता है, इसका नाम है। दूसरी क्रिया है नाइट्रीकरण। ये क्रिया हमेशा नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 के मिश्रण के साथ होती है, और इस पे भी बनेगा क्या, मेटा नाइट्रो, ये मेटा पे नाइट्रो, बेंजोइक एसिड बनता है, इसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। और फिर सल्फोनीकरण क्रिया, आप 3 अलग अलग क्रिया भी दे सकते हैं इस प्रकार से लिख के कि बेंजोइक अम्ल क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड बनाता है, यह क्रिया हेलोजनीकरण कहलाती है। दूसरी क्रिया दे सकते हैं नाइट्रीकरण, इस क्रिया में नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 का मिश्रण बेंजोइक अम्ल से क्रिया करके मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड देता है। तीसरी क्रिया सल्फोनीकरण, इस क्रिया में बेंजोइक अम्ल, यह है बेंजोइक अम्ल, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म होकर मेटा बेंजोइक सल्फोनिक एसिड बनाता है, मेटा बेंजोइक सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो ये क्रिया हो गई हमारी कौन सी, बेंजीन रिंग की क्रिया। एक विशेष क्रिया मैं आपको बता देता हूँ फार्मिक अम्ल की। जो फार्मिक अम्ल होता है वो कुछ विशेष क्रियाएं भी देता है। फार्मिक अम्ल का एक विशेष गुण होता है फार्मिक अम्ल का अपचायक गुण। यह आपको किसी भी अम्ल में नहीं मिलेगा। अपचायक प्रकृति कौन सी है, अगर आपको ध्यान हो, एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने आपको बताया था टोलन अभिकर्मक के साथ क्रिया और फेलिंग विलयन के साथ। तो फार्मिक अम्ल ये क्रिया देता है, ये इससे एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल में क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है कि ये फार्मिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। फार्मिक अम्ल प्लस Ag2O, तीर पर लिखेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये मैंने उस टाइम आपको समझाया था इसे क्यों लिखते हैं। और ये H2O प्लस CO2 प्लस 2H। फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देता है। फेलिंग विलयन और टोलन अभिकर्मक के बारे में जानने के लिए आप एल्डिहाइड कीटोन की क्रियाओं में देखें। प्लस 2CuO नीले रंग का होता है और यह अमोनिकल कॉपर सल्फेट बन जाएगा H2O प्लस CO2 प्लस Cu2O। अब उपयोग की बात करेंगे। उपयोग आप लिख भी सकते हैं। पहला नंबर उपयोग हम लिखवाते हैं, लिख लेंगे आप कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। पहला नंबर 1 फार्मिक अम्ल जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोगशाला में CO बनाने में और अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे सिरका कहते हैं। सिरके के रूप में प्रयोगशाला में एथेन और मीथेन बनाने में।
एनहाइड्राइड बनाने में और विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग विलायक के रूप में और इसका सोडियम लवण, जिसे हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में परिरक्षक के रूप में काम आता है। परिरक्षक मतलब अगर हम उसे डाल देते हैं तो वह खराब नहीं होता है। सोडियम बेंजोएट उसे कहते हैं किचन में काम आने वाला, ठीक है, किचन में काम आने वाला चीज है। और सबके लिए एक विशेष उपयोग आप याद रख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये हो गए कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोगों की बात। अब हम आपको 3 अम्लों की प्रयोगशाला विधि बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि। चित्र आपकी स्क्रीन पे आएगा। फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रिया रहती है। ऑक्जेलिक अम्ल को ऑक्जेलिक लिखा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ (110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से फार्मिक अम्ल बनता है। रिएक्शन देखें, CH2OH 3 स्टेप रिएक्शन है। रिएक्शन जरूर देख लें। ऑक्जेलिक अम्ल को थोड़ा सा बदल के लिखेंगे HOOC-COOH। वैसे तो एक ही तरफ को COOH लिखा जाता है, अलग अलग इसलिए कर लेंगे क्योंकि अभी एक पानी निकालने वाले हैं। ये पानी बाहर और ये हो जाएगा CH2OOC और COOH। इसे हम ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट भी कहते हैं। और अब इसे गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा और ये रह जाएगा ग्लिसरॉल फॉर्मेट। एक CO2 बाहर, यहाँ पर पानी बाहर हुआ था। अब फिर दोबारा से हम जल की क्रिया कर देंगे, जल अपघटन। तो ये देखो ग्लिसरॉल झुकाती हूँ बाहर, ये ग्लिसरॉल झुकाती हूँ बाहर और यहाँ ये HCOOH हो जाएगा, HCOOH। ये पानी की क्रिया इस प्रकार से होगी, OH इधर मिल जाएगा और H इधर, HCOOH और CH2OH। इस प्रकार से हम ये क्रिया दिखाएंगे। आपकी स्क्रीन पर चित्र आया होगा, इसमें हम विधि वर्णन बहुत आसान है। एक गोलपेंदी के आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। CO2 और फार्मिक अम्ल बनती है। जब CO2 निकलना बंद हो जाता है तो क्रिया पूर्ण हो जाती है। हम उसमें पुनः ऑक्जेलिक अम्ल मिलाते हैं और फिर CO2 और फार्मिक अम्ल बनता है। इस प्रकार से CO2 और फार्मिक अम्ल बनते रहते हैं। फार्मिक अम्ल की वाष्पों को जल संघनित्र में द्रवित करके ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। चूंकि फार्मिक अम्ल और जल दोनों के क्वथनांक बहुत नजदीक हैं। फार्मिक अम्ल का है 100.5 और जल का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन्हें हम आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते। अतः इसे निर्जल अवस्था में प्राप्त करने के लिए लेड कार्बोनेट इसमें मिलाते हैं, जिससे हमें लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल का हम उसके अंदर H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसका आसवन करके हम शुद्ध
क्या प्राप्त कर लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लेड फॉर्मेट की क्रिस्टल बना के इसे निर्जल अवस्था में प्राप्त करते हैं। ये हो गई हमारी विधि फॉर्मिक अम्ल बनाने की। एसिटिक अम्ल बनाने की, एसिटिक अम्ल को हम मुख्य रूप से शीघ्र सिरका विधि से बनाते हैं। शीघ्र सिरका विधि, या हम इसे कहेंगे क्विक विनेगर प्रोसेस। शीघ्र सिरका विधि या क्विक विनेगर प्रोसेस। इस विधि में एथिल अल्कोहल के, लिख लेंगे, इस विधि में एथिल अल्कोहल के तनु विलयन का वायु में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हो जाएगी। ये जो माइकोडर्मा एसिटी है ये वायुमंडल में ही पाया जाता है, ये रिएक्शन। अब इसका चित्र आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें एक लकड़ी का पीपा होता है जिसमें ऊपर तथा नीचे छिद्र बने रहते हैं। इसमें हम पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन डालते हैं और ऊपर से तनु एथिल अल्कोहल मिलाते हैं तथा वायु छिद्रों द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं। वायु छिद्रों द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं। वायु में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी एथिल अल्कोहल का एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देता है। जो हमें नीचे से प्राप्त हो जाता है उसे हम पुनः ऊपर से डाल देते हैं। पुनः ऊपर से डालने के बाद फिर नीचे से हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, फिर हम उसे ऊपर से डाल देते हैं। यह क्रिया हम बार बार करते रहते हैं और लगभग 7 दिन बाद जो नीचे से हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है वो 10% तनु होता है। इसे ही हम सिरके का विलयन या एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसलिए यह विधि शीघ्र सिरका विधि कहलाती है। बेंजोइक अम्ल की प्रयोगशाला विधि भी आप सुन लें। बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें नोट कर लें, मैं बोल रहा हूं। बेंजिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ क्रिया करके बेंजिल अल्कोहल बनाता है जो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल देता है। ये रिएक्शन लिखेंगे C6H5 CH2Cl KOH जलीय तीर पर C6H5 CH2OH केमेनोफोर की उपस्थिति, ऑक्सीकरण और बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार से ये 3 प्रयोगशाला विधि मैंने आपको बताई और ये चैप्टर हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।